एंथ्रोपिक कंपनी। अध्याय 1। एंथ्रोपिक की नींव, एक सुरक्षित एआई का सपना। साल 2021 का वह समय था जब कृत्रिम बुद्धिमत्ता की दुनिया में एक नया तूफान उठने वाला था। ओपन एआई जैसे दिग्गज संगठन तेजी से व्यावसायिक दिशा में बढ़ रहे थे। माइक्रोसॉफ्ट के साथ अरबों डॉलर के समझौते हो रहे थे और एआई की शक्ति को अनियंत्रित रूप से बढ़ाने की होड़ मची हुई थी। ठीक इसी दौर में कुछ लोग थे जिन्हें लगा कि यह दिशा मानवता के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। इन्हीं लोगों में सबसे आगे थे दारियो अमोडेई और उनकी बहन डेनियला अमोडेई। तो दोनों ने ओपन एआई के अंदर उच्च पदों पर रहते हुए देखा था कि सुरक्षा और नैतिकता को पीछे छोड़कर केवल प्रदर्शन और लाभ की दौड़ कितनी तेज हो चुकी है। दारियो, जो ओपन एआई में रिसर्च के वाइस प्रेसिडेंट थे, और डेनियला, जो वहां ऑपरेशंस और सुरक्षा की जिम्मेवारी संभालती थी, दोनों ने मिलकर फैसला किया कि अब अलग होना होगा। उनके साथ 6 और वरिष्ठ शोधकर्ता भी थे, जैक क्लार्क, जारेड कैपलान, सैम मैककैंडलिस, टॉम ब्राउन, क्रिस ओलाह और बोनानियो अब्बाटेलो। ये 7 लोग मिलकर 2021 की शुरुआत में ओपन एआई से अलग हो गए और एक नई कंपनी की नींव रखी, जिसका नाम रखा गया एंथ्रोपिक। एंथ्रोपिक नाम ग्रीक शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है मानव। कंपनी का नाम ही उसकी विचारधारा को दर्शाता है। एआई को हमेशा मानव मूल्यों, मानव सुरक्षा, मानव कल्याण के साथ पूरी तरह संरेखित रखना है, एलाइन्ड रखना है। सैन फ्रांसिस्को में एक छोटे से ऑफिस से शुरू हुई यह कंपनी कानूनी रूप से एक पब्लिक बेनिफिट कॉरपोरेशन के रूप में रजिस्टर्ड हुई। इसका मतलब था कि कानूनन कंपनी को सिर्फ मुनाफा कमाने की नहीं, बल्कि समाज और मानवता के लिए सकारात्मक योगदान देने की भी जिम्मेवारी होगी। संस्थापकों का स्पष्ट संदेश था, हम ऐसा एआई बनाएंगे जो 3 मूल सिद्धांतों पर खरा उतरे। पहला सहायक, दूसरा ईमानदार और तीसरा हानि रहित। इन्हें ही कंपनी ने अपना HHH फ्रेमवर्क कहा। इसके लिए उन्होंने एक अनोखी तकनीक विकसित की, जिसे कॉन्स्टिट्यूशनल एआई नाम दिया गया। इस तकनीक में एआई को एक तरह का संविधान दिया जाता है, जिसमें संयुक्त राष्ट्र के सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा पत्र, नैतिकता के सिद्धांत और सुरक्षा के नियम शामिल होते हैं। फिर एआई खुद को अपने उत्तरों का, यानी अपने जवाबों का मूल्यांकन करता है कि क्या वे इस संविधान के अनुरूप है या नहीं। यह तरीका उस समय के सबसे लोकप्रिय RLHF, यानी रेनफोर्समेंट लर्निंग फ्रॉम ह्यूमन फीडबैक से कहीं आगे था। शुरुआत में टीम बहुत छोटी थी, सिर्फ 20-25 लोग, लेकिन इनके पास अनुभव की कोई कमी नहीं थी। दारियो और डेनियला के अलावा जैक क्लार्क नीति और संचार के विशेषज्ञ थे। क्रिस ओलाह इंटरप्रेटेबिलिटी के क्षेत्र में विश्वविख्यात थे और जारेड कैपलान स्केलिंग लॉज पर गहन शोध कर चुके थे। इन सब ने मिलकर एक ऐसा माहौल बनाया जहां हर निर्णय सुरक्षा के चश्मे से देखा जाता था। पहले साल में ही कंपनी ने एक अनोखी संरचना बनाई, एक अनोखा स्ट्रक्चर बनाया, लॉन्ग टर्म बेनिफिट ट्रस्ट। यह एक स्वतंत्र ट्रस्ट था जिसमें कंपनी के कुछ खास शेयर रखे गए और ट्रस्ट के ट्रस्टी ऐसे लोग थे जो मानवता के दीर्घकालिक हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध थे। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि भले ही भविष्य में कंपनी में कितने भी बड़े निवेशक आ जाए, एआई सुरक्षा से कभी समझौता न हो। 2021 के मई महीने में ही एंथ्रोपिक ने अपनी पहली बड़ी फंडिंग जुटाई। जीन तालिन, स्काइप के को-फाउंडर, डस्टिन मोस्कोविट्ज, असाना और फेसबुक के को-फाउंडर एरिक श्मिट, पूर्व गूगल सीईओ, इन जैसे दिग्गज निवेशकों ने कंपनी पर भरोसा जताया।
यह रकम संस्थापकों के लिए सिर्फ पैसे नहीं थी, बल्कि ये एक संदेश था कि दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो एआई की दौड़ को सुरक्षित और जिम्मेदार बनाना चाहते हैं। पहले साल के अंत तक टीम 50 से ऊपर पहुंच चुकी थी। ऑफिस में दिन रात काम चलता था। कोई जल्दी में उत्पाद लॉन्च करने की होड़ में नहीं थी। हर कोई दर्जनों सुरक्षा परीक्षणों से गुजरना पड़ता था। रेड टीमिंग यानी हमला सिमुलेशन और इंटरप्रेटेबिलिटी रिसर्च को प्रायोरिटी दी जाती थी। दारियो अक्सर टीम से कहते थे, हम तेज नहीं सही दिशा में चलना चाहते हैं। इसी छोटी सी शुरुआत से एक ऐसी कंपनी ने जन्म लिया जो आने वाले 4 सालों में दुनिया की सबसे मूल्यवान प्राइवेट एआई कंपनी बनने वाली थी। यह वह नींव थी जिस पर क्लाउड परिवार खड़ा हुआ, जो अमेज़न और गूगल जैसे दिग्गजों को निवेश के लिए लाइन में खड़ा कर देगा और जो एआई की पूरी दिशा को सुरक्षा पहले की ओर मोड़ने वाली थी। एंथ्रोपिक की कहानी शुरू हुई थी एक सपने से, एक ऐसे एआई का सपना जो मानवता का सबसे बड़ा सहायक बने, न कि सबसे बड़ा खतरा। और यह सपना 7 लोगों की हिम्मत और विश्वास से साकार होने की राह पर चल पड़ा था। अध्याय 2, ओपन एआई से अलगाव, एक नई दिशा की खोज। 2020 के अंत और 2021 की शुरुआत वह समय था जब ओपन एआई के अंदर तूफान चल रहा था। बाहर से देखने में सब कुछ शानदार लग रहा था। GPT-3 ने दुनिया को चौंका दिया था। माइक्रोसॉफ्ट ने अरबों डॉलर का निवेश किया था और सैम ऑल्टमैन कंपनी को तेजी से व्यावसायिक दिशा में ले जा रहे थे। लेकिन अंदर की कहानी अलग थी। दारियो अमोडई और उनकी टीम को लग रहा था कि सुरक्षा पर ध्यान कम हो रहा है। ओपन एआई ने 2019 में ही अपना गैर लाभकारी ढांचा छोड़कर कैप्ड प्रॉफिट मॉडल अपना लिया था। इसका मतलब था कि अब निवेशकों को रिटर्न देना भी जरूरी था। दारियो, जो उस समय ओपन एआई के रिसर्च के वाइस प्रेसिडेंट थे, बार बार चेतावनी दे रहे थे कि बहुत बड़े मॉडल, लाखों करोड़ों पैरामीटर वाले बनाने की होड़ में हम सुरक्षा को भूल रहे हैं। उनकी चिंता थी कि अगर एआई एक बार मानव नियंत्रण से बाहर हो गया तो उसे वापस लाना लगभग असंभव होगा। 2020 में ही दारियो और डेनियला ने कई बार बोर्ड के सामने यह मुद्दा उठाया। उन्होंने एक दस्तावेज भी तैयार किया था जिसमें लिखा था कि अगले कुछ सालों में बनने वाले मॉडल इतने शक्तिशाली हो सकते हैं कि वे मानव सभ्यता के लिए अस्तित्वगत खतरा बन जाए। लेकिन ओपन एआई का नेतृत्व उस समय तेजी से उत्पाद लॉन्च करने और बाजार पर कब्जा करने की रणनीति पर चल रहा था। अंततः 2021 की शुरुआत में दारियो और उनकी दारियो ने फैसला कर लिया, अब और नहीं। अप्रैल 2021 में दारियो और डेनियला ने सैम ऑल्टमैन से मुलाकात की और अपना इस्तीफा सौंप दिया। उसके साथ 6 और वरिष्ठ शोधकर्ता भी थे। यह ओपन एआई के इतिहास का सबसे बड़ा ब्रेन ड्रेन था। एक ही झटके में कंपनी के सबसे अनुभवी सुरक्षा शोधकर्ता चले गए। बाहर निकलते समय दारियो ने सैम ऑल्टमैन से सिर्फ एक बात कही थी, हम एआई को मानवता के लिए बनाना चाहते हैं, न कि किसी एक कंपनी के लिए। यह अलगाव शांतिपूर्ण था, लेकिन उद्योग में हलचल मच गई। सब लोग जानना चाहते थे कि अब ये लोग क्या करेंगे। कुछ लोगों ने इसे एआई की नैतिक क्रांति कहा, तो कुछ ने ओपन एआई का अंत तक कह डाला। लेकिन दारियो और उनकी टीम के लिए ये सिर्फ शुरुआत थी। अलग होने के तुरंत बाद 7 संस्थापकों ने सैन फ्रांसिस्को में एक छोटा सा ऑफिस लिया और रात दिन बैठकर नई कंपनी का खाका तैयार किया। सबसे पहले उन्होंने तय किया कि नई कंपनी में वही गलतियां नहीं दोहराई जाएंगी जो ओपन एआई में हुई थी। इसलिए कंपनी कभी भी पूरी तरह लाभ केंद्रित नहीं बनेगी। सुरक्षा शोध हमेशा उत्पाद विकास से आगे रहेगा। कोई भी मॉडल बिना गहन सुरक्षा परीक्षण के बाहर नहीं आएगा।
बोर्ड में हमेशा ऐसे लोग होंगे जो मानवता के दीर्घकालिक हितों को प्राथमिकता दे। इसी दौरान उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल एआई इसकी नींव रखी। यह विचारधारियों का था। एआई को कानून या संविधान की तरह कुछ सिद्धांत दे दो, फिर उसे खुद ही तय करने दो कि उसका जवाब इन सिद्धांतों के खिलाफ तो नहीं है। यह विचार ओपन एआई में भी था, लेकिन वहां इसे गंभीरता से लिया नहीं गया था। अब एंथ्रोपिक में यही विचार केंद्र बिंदु बनने वाला था। 2021 के मध्य तक टीम ने अपना पहला छोटा मॉडल प्रशिक्षित करना शुरू कर दिया था, लेकिन इसे बाहर लॉन्च करने की कोई जल्दी नहीं थी। पहले दर्जनों सुरक्षा परीक्षण, रेड टीमिंग और इंटरप्रेटेबिलिटी अध्ययन होने थे। इसी बीच खबर फैल गई कि ओपनएआई के पूर्व शीर्ष शोधकर्ता कुछ बहुत बड़ा करने जा रहे हैं। निवेशकों के फोन आने लगे। जून तालिन, एरिक स्मिथ, डस्टिन मॉस्कोविट्ज सब जानना चाहते थे कि ये लोग क्या कर रहे हैं। नवंबर 2023 में जब ओपनएआई का बोर्ड संकट हुआ और सैम ऑल्टमैन को अस्थायी रूप से हटाया गया, तब ओपनएआई के बोर्ड ने दारियों को फोन किया। उन्हें वापस लाने की कोशिश हुई, यहां तक कि दोनों कंपनियों के विलय का प्रस्ताव भी आया, लेकिन दारियों ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा, हमारा रास्ता अब अलग है। यह अलगाव सिर्फ एक कंपनी छोड़ने की बात नहीं थी, यह एक विचारधारा का जन्म था। ओपनएआई से अलग होकर एंथ्रोपिक ने साबित कर दिया कि एआई की दुनिया में एक तीसरा रास्ता भी हो सकता है, न तो पूर्ण व्यावसायिक जैसे गूगल, न ही पूरी तरह खुला स्रोत जैसे मेटा, बल्कि सुरक्षा और जिम्मेदारी को सर्वोपरि मानने वाला रास्ता। 2021 के अंत तक दुनिया चैट जीपीटी की तैयारी कर रही थी, तब एंथ्रोपिक का छोटा सा ऑफिस शांति से अपना पहला बड़ा मॉडल प्रशिक्षित कर रहा था। नाम अभी तय नहीं हुआ था, लेकिन सब जानते थे यह कुछ बहुत अलग होने वाला है। यह बदलाव दर्दनाक था, लेकिन जरूरी था, क्योंकि इसी अलगाव ने एंथ्रोपिक को जन्म दिया। एक ऐसी कंपनी को जो आने वाले सालों में एआई की पूरी दिशा बदल देने वाली थी। अध्याय 3, प्रारंभिक वित्त पोषण और विश्वास अर्जित करना। 2021 का मध्य आते आते सैन फ्रांसिस्को के उस छोटे से ऑफिस में अब दिन रात गहमा गहमी हो रहने लगी थी। सफेद बोर्ड पर कॉन्स्टिट्यूशनल एआई के सिद्धांत लिखे जा रहे थे। लैपटॉप पर छोटे छोटे मॉडल ट्रेन हो रहे थे और हर शाम दारियो और डेनियला पूरी टीम को इकट्ठा करके पूछते थे, क्या हम सचमुच मानवता के लिए सबसे सुरक्षित रास्ता चुन रहे हैं? लेकिन सपने को हकीकत बनाने के लिए पैसा चाहिए था, बहुत सारा पैसा। बड़े भाषा मॉडल ट्रेन करने में सैकड़ों मिलियन डॉलर खर्च होते हैं। कंप्यूटिंग पावर, डेटा सेंटर, सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं को सैलरी देनी, ये सब बिना भारी फंडिंग के नामुमकिन था। मई 2021 में एंथ्रोपिक ने अपनी पहली आधिकारिक फंडिंग राउंड शुरू की। उस समय एआई स्टार्टअप्स के लिए पैसा जुटाना आसान नहीं था। निवेशक तेज रिटर्न चाहते थे और सुरक्षा केंद्रित कंपनी को धीमा समझा जाता था, लेकिन संस्थापकों की विश्वसनीयता इतनी ऊंची थी कि दरवाजे अपने आप खुलने लगे। सबसे पहले हाथ बढ़ाया स्काइप के सह संस्थापक जून तालिन ने। जून पहले से ही अस्तित्वगत जोखिम उस पर काम कर रहे थे और एआई सुरक्षा में करोड़ों डॉलर लगा चुके थे। फिर फेसबुक के को फाउंडर डस्टिन मॉस्कोविट्ज, उन्होंने भी और उनकी पत्नी कैरी ट्यूना दोनों ने समर्थन दिया। गूगल के पूर्व सीईओ एरिक स्मिथ, वो भी लाइन में शामिल हो गए। मई 2021 में ही एंथ्रोपिक ने 124 मिलियन डॉलर की सीड प्लस सीरीज ए राउंड पूरी कर ली। उस समय के हिसाब से यह किसी सुरक्षा केंद्रित एआई स्टार्टअप के लिए रिकॉर्ड राशि थी। निवेशकों ने सिर्फ पैसा नहीं बल्कि एक संदेश दिया, दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो एआई की दौड़ को सुरक्षित देखना चाहते हैं। इस पैसे ने तुरंत असर दिखाया। टीम का आकार 25 से बढ़कर 50 फिर 100 होने लगा।
सैन फ्रांसिस्को में एक बड़ा ऑफिस लिया गया। पहली बार कंपनी ने अपने अपने लिए क्लाउड कंप्यूट खरीदा और अपना पहला बड़ा मॉडल ट्रेन करना शुरू किया। लेकिन सबसे खास बात यह थी कि फंडिंग के साथ साथ एक अनोखी गवर्नेंस संरचना भी बनाई गई। 2022 की शुरुआत में एंथ्रोपिक ने लॉन्ग टर्म बेनिफिट ट्रस्ट उसको कानूनी रूप दिया। यह एक स्वतंत्र ट्रस्ट था जिसमें कंपनी के कुछ विशेष शेयर रखे गए। ट्रस्ट के ट्रस्टी ऐसे लोग थे जो एआई सुरक्षा और मानवता के हितों के लिए जाने जाते थे। इसका मतलब था कि भले ही भविष्य में कंपनी में कितने भी बड़े निवेशक आ जाए, सुरक्षा से सिक्योरिटी से कभी समझौता नहीं किया जा सकेगा। यह संरचना दुनिया की किसी भी एआई कंपनी में नहीं थी। अप्रैल 2022 में दूसरी बड़ी फंडिंग राउंड आई, $580 मिलियन। इस बार नेतृत्व किया अब दिवालिया हो चुकी क्रिप्टो एक्सचेंज एफटीएक्स। उसके संस्थापक सैम बैंक्समैन फ्राइड, उन्होंने एफटीएक्स ने अकेले $500 मिलियन जुटाए। उस समय यह एआई इतिहास की सबसे बड़ी सिंगल इन्वेस्टमेंट थी। बाद में एफटीएक्स का दिवालिया होना एक बड़ा झटका बना, लेकिन तब तक पैसा काम आ चुका था। क्लोड का पहला बड़ा वर्जन ट्रेनिंग के अंतिम चरण में था। इन पैसों से कंपनी ने 3 मुख्य क्षेत्रों में निवेश किया। सबसे पहला, इंटरप्रेटेबिलिटी रिसर्च। क्रिस ओलाह की अगुवाई में टीम ट्रांसफॉर्मर मॉडल के अंदर क्या हो रहा है इसे समझने की कोशिश कर रही थी। दूसरा, अलाइनमेंट रिसर्च। सैम मैककैंडलिस और जैक क्लार्क मिलकर कॉन्स्टिट्यूशनल एआई को और मजबूत बना रहे थे। तीसरा, स्केलेबल ओवरसाइट। यह सुनिश्चित करने के लिए नई तकनीकें विकसित की जा रही थी कि बड़े मॉडल भी नियंत्रण में रहे। 2022 के अंत तक कंपनी में 192 कर्मचारी थे। टीम में नासा के पूर्व इंजीनियर, सैन्य रणनीतिकार, दार्शनिक, नीति विशेषज्ञ, हर क्षेत्र के लोग थे। डेनियाला अमोडेई ने ऑपरेशंस को इतनी कुशलता से संभाला कि कंपनी तेजी से बढ़ते हुए भी कभी अराजक नहीं हुई। सबसे महत्वपूर्ण बात, कंपनी ने अभी तक कोई उत्पाद बाहर नहीं निकाला था। क्लोड का पहला संस्करण तैयार था, पहला वर्जन तैयार था, लेकिन सुरक्षा परीक्षण पूरा नहीं हुआ था। लारियो ने साफ कहा था, हम तब तक कुछ भी रिलीज नहीं करेंगे जब तक 100% यकीन न हो कि यह हानिरहित है। 2022 के अंत में जब दुनिया चैट जीपीटी के दीवाने हो रही थी, तब एंथ्रोपिक का ऑफिस शांति से अपना काम कर रहा था। बाहर लोग कह रहे थे कि एंथ्रोपिक पीछे रह गई, लेकिन अंदर सब जानते थे, सही समय पर सही कदम ही सबसे बड़ा कदम होता है। इन शुरुआती फंडिंग राउंड्स और तेज लेकिन संतुलित विकास ने एंथ्रोपिक को एक मजबूत फाउंडेशन दी। अब बारी थी दुनिया को दिखाने की कि सुरक्षा और शक्ति एक साथ भी हो सकती है, और इसके लिए तैयार था क्लोड। अध्याय 4, क्लोड का जन्म, एआई का एक नया युग। मार्च 2023 का वह दिन एंथ्रोपिक के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। 2 साल तक चुपचाप काम करने के बाद, जब दुनिया चैट जीपीटी के जादू में डूबी हुई थी, एंथ्रोपिक ने अपना पहला सार्वजनिक उत्पाद लॉन्च किया, क्लोड। नाम रखा गया था महान सूचना सिद्धांत के, यानी इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी सिद्धांत के जनक क्लोड शैनन, उनके सम्मान में। कंपनी ने जानबूझकर एक पुरुष का नाम चुना था ताकि एलेक्सा, सिरी, इन जैसी महिला नाम वाली सहायकों से अलग पहचान बने। लेकिन नाम से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण था वह दर्शन जो इसके पीछे था। 14 मार्च 2023 को क्लोड और उनका हल्का वर्जन क्लोड इंस्टेंट आम लोगों के लिए उपलब्ध कराया गया। लॉन्च होते ही पहला संदेश जो दुनिया ने देखा वह था, हाय मैं क्लोड हूं, एक एआई सहायक जो मददगार, ईमानदार
और हानि रहित होने के लिए डिजाइन किया गया है। मैं एंथ्रोपिक से हूँ, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ। इस एक वाक्य ने एंथ्रोपिक की पूरी 2 साल की मेहनत समा गई थी। क्लोड में तीन बातें बिल्कुल अलग थी। पहला, कॉन्स्टिट्यूशनल एआई। क्लोड को प्रशिक्षित करते समय मानव फीडबैक के साथ साथ एक संविधान दिया गया था जिसमें 75 से ज्यादा नैतिक सिद्धांत थे। इनमें संयुक्त राष्ट्र का मानवाधिकार घोषणा पत्र, नुकसान न पहुंचाने का सिद्धांत और पारदर्शिता के नियम शामिल थे। हर जवाब देने से पहले क्लोड खुद से पूछता था, क्या यह जवाब मेरे संविधान के खिलाफ है। यह तकनीक इतनी प्रभावी थी कि क्लोड ने लॉन्च के पहले ही दिन उन सवालों पर जवाब देने से इनकार कर दिया जिन पर चैट जीपीटी आसानी से खतरनाक या गलत जानकारी दे देता था। दूसरा, हानि रहित होने का जुनून। जहां चैट जीपीटी कभी कभी जहरीले, पक्षपाती या खतरनाक जवाब दे देता था, क्लोड ने शुरू से ही बहुत कम रिफ्यूजल रेट रखते हुए भी सुरक्षा बनाए रखी। अगर क्लोड को लगा कि सवाल हानिकारक दिशा में जा रहा है तो वह विनम्रता से मना कर देता था और कारण भी बता देता था। तीसरा, लंबा कॉन्टेक्स्ट और ईमानदारी। क्लोड का पहला वर्जन ही 1 लाख टोकन, लगभग 75,000 शब्द, वहां तक का कॉन्टेक्स्ट समझ सकता था। यानी आप उसे पूरी किताब डालकर सवाल पूछ सकते थे। साथ ही वह हमेशा यह बता था कि उसे क्या नहीं पता, मुझे यकीन नहीं है, यह मेरा अनुमान है, मैं इस पर गलत हो सकता हूँ। इन जैसे वाक्य क्लोड के जवाबों में आम थे। यह ईमानदारी उस समय क्रांतिकारी थी। लॉन्च के साथ ही एंथ्रोपिक ने 2 बड़े पार्टनरशिप की घोषणा की। नोटियन, जिसने क्लोड को अपने प्लेटफॉर्म में एकीकृत किया। कोरा ने पोए नामक ऐप में क्लोड को उपलब्ध कराया। इससे क्लोड एक झटके में लाखों यूजर्स तक पहुंच गया। 3 महीने बाद जुलाई 2023 में क्लोड 2 आया। इस बार कॉन्टेक्स्ट विंडो 2 गुनी हो गई, 2 लाख टोकन। कोडिंग, गणित और तर्क करने की क्षमता में भारी सुधार हुआ। सबसे महत्वपूर्ण बात, क्लोड 2 ने दिखाया कि वह चैट जीपीटी 4 से कई बेंचमार्क्स में आगे है, खासकर जहरीले कंटेंट उत्पन्न करने में लगभग 0। लॉन्च के दिन दारियो अमोडेई ने एक ब्लॉग लिखा जिसका शीर्षक था, वी आर रिलीजिंग क्लोड बिकॉज वी बिलीव द वर्ल्ड नीड्स अ मोर हेल्पफुल, ऑनेस्ट एंड हार्मलेस एआई। उस ब्लॉग में उन्होंने खुलकर स्वीकार किया कि क्लोड अभी परफेक्ट नहीं है, कई कमियां हैं, लेकिन उन्होंने वादा किया कि हर अपडेट के साथ क्लोड को और सुरक्षित और उपयोगी बनाया जाएगा। क्लोड के जन्म ने एआई उद्योग में एक नया मानक स्थापित कर दिया। पहली बार दुनिया ने देखा कि शक्तिशाली एआई और सुरक्षा एआई एक साथ हो सकते हैं। यूजर को नहीं कहना भी एक ताकत हो सकती है। ईमानदारी और पारदर्शिता किसी प्रोडक्ट की सबसे बड़ी यूएसपी बन सकती है। यूएसपी मतलब यूनिक सेलिंग पॉइंट बन सकता है। 2023 के अंत तक क्लोड के 10 लाख से ज्यादा एक्टिव यूजर्स थे। डेवलपर्स, लेखक, वकील, शिक्षक, हर क्षेत्र के लोग इसे आजमा रहे थे। और सबसे खास बात, क्लोड ने कभी कोई बड़ा सुरक्षा स्कैंडल नहीं दिया। क्लोड का जन्म सिर्फ एक प्रोडक्ट का लॉन्च नहीं था, ये एक घोषणा थी। एक घोषणा कि एआई की दौड़ में एक नया खिलाड़ी आ गया है जो न तो सबसे तेज है, न ही सबसे सस्ता, बल्कि सबसे भरोसेमंद है। और यह तो सिर्फ शुरुआत थी। अगले साल क्लोड 3 आने वाला था जो पूरी दुनिया को हिला देने वाला था। दोस्तों, एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है जो समय से ज्यादा आगे है। सबसे पहले तो ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है वो इंसान के हाथों में होनी चाहिए। इंसान ही इंफॉर्मेशन क्रिएट कर सकता है और उसे गूगल पर, वेबसाइट पर डाल सकता है। लेकिन ये जो एआई है वो समय से आगे की टेक्नोलॉजी है। अध्याय 5, क्लोड 3 की क्रांति, बेंचमार्क में नया मानक। 12 मार्च 2024 सुबह 9 बजे
एंथ्रोपिक की वेबसाइट पर एक सादा सा ब्लॉग पोस्ट अपलोड हुआ। शीर्षक था इंट्रोड्यूसिंग क्लाउड 3 ओपस सोननेट एंड हाइक्यू। उस एक पोस्ट ने पूरी एआई दुनिया को सन्न कर दिया। पहली बार किसी कंपनी ने एक साथ 3 मॉडल लॉन्च किए थे। क्लाउड 3 ओपस सबसे शक्तिशाली फ्रंटियर क्लास मॉडल। क्लाउड 3 सोनेट शक्ति और गति का संतुलन। क्लाउड 3 हाइकू सबसे तेज और सबसे सस्ता। और पहली बार किसी कंपनी ने खुलकर दावा किया क्लाउड 3 ओपस क्लाउड 3 ओपस ने लगभग हर प्रमुख बेंचमार्क में GPT-4 और जेमिनाई अल्ट्रा को पीछे छोड़ दिया है। यह दावा खाली नहीं था, उसी दिन जारी हुए चार्ट्स ने दुनिया को चूप कर दिया। MMLU ज्ञान और समझ 88.7%, GPT-4 86.4%, GPQA उच्च स्तरीय विज्ञान प्रश्न 59.4%, जेमिनाई अल्ट्रा 51.7%, मैथ कठिन गणित 60.2%, ह्यूमन इवेल मतलब कोडिंग 84%, 84.9%, GSM 8K प्राथमिक गणित 96.4%। लेकिन ये आंकड़े सिर्फ शुरुआत थे। असली क्रांति इन 5 बातों में थी। 200 के यानी 2 लाख टोकन कॉन्टेक्स्ट, लगभग 600 पेज की किताब। क्लाउड 3 एक साथ पूरी रिसर्च पेपर, कानूनी दस्तावेज या उपन्यास को समझ सकता था। बाद में इसे कुछ यूजर्स के लिए 1 मिलियन टोकन तक बढ़ाया गया। दूसरा, मल्टी मॉडल अब इमेज भी बना सकता है। पहली बार क्लाउड फोटो, चार्ट, ग्राफ, हैंडराइटिंग नोट्स सब पढ़ सकता था और उस पर तर्क कर सकता था। तीसरा, नीडल इन अ हैशटैग टेस्ट में चौंकाने वाला प्रदर्शन। शोधकर्ताओं ने 2 लाख टोकन के बीच एक छोटा सा वाक्य छिपाया और पूछा कि क्या क्लाउड उसे ढूंढ सकता है। क्लाउड ने न सिर्फ ढूंढा बल्कि यह भी दिखाया कि शायद यह एक टेस्ट है, यानी मॉडल को पता चल रहा था कि उसे टेस्ट किया जा रहा है। यह क्षमता उस समय तक की किसी में नहीं देखी गई थी। चौथा, सबसे कम हेलुसिनेशन और सबसे कम हानिकारक आउटपुट। स्वतंत्र टेस्ट में क्लाउड 3 ओपस ने GPT-4 की तुलना में आधे से भी कम गलत जानकारी दी और जहरीले या पक्षपाती जवाब जो न के बराबर। पांचवा, नया फीचर आर्टिफैक्ट्स। क्लाउड अब सिर्फ टेक्स्ट नहीं बल्कि इंटरैक्टिव कोड, एसवीजी डायग्राम, छोटी वेबसाइट भी बना सकता था, लाइव आपके सामने। लॉन्च के कुछ ही घंटों में ट्विटर हैशटैग क्लाउड 3 ट्रेंड करने लगा। डेवलपर्स, सीईओ, प्रोफेसर सब एक ही बात कह रहे थे, ये अब तक का सबसे अच्छा मॉडल है जिसे मैंने इस्तेमाल किया है। 3 महीने बाद जून 2024 में एंथ्रोपिक ने क्लाउड 3.5 सोनेट रिलीज किया। यह मॉडल ओपस से भी तेज था, सस्ता था और कई बेंचमार्क्स में ओपस को पीछे छोड़ गया, खासकर कोडिंग में। नया बेंचमार्क SWE बेंच, उस पर इसने 49% स्कोर किया, उस समय का विश्व रिकॉर्ड। साथ ही आया एक क्रांतिकारी फीचर आर्टिफैक्ट्स विंडो। अब क्लाउड आपके सामने एक अलग विंडो खोलकर कोड रन करता था, वेबसाइट बनाता था, डायग्राम ड्रॉ करता था, सब रियल टाइम में। यह एआई को एक सहायक से सहकार्यकर्ता बनाने की दिशा में पहला कदम था। 2024 के अंत तक क्लाउड 3 परिवार ने एंटरप्राइज सेगमेंट में तहलका मचा दिया। बड़े बड़े बैंक, कानूनी फर्में, फार्मा कंपनियां सब चुपचाप क्लाउड पर शिफ्ट हो रही थी। कारण साफ था, GPT-4 कभी कभी गलत कानूनी सलाह देता था, क्लाउड नहीं देता था। GPT-4 कभी कभी कोड में गंभीर बग छोड़ देता था, क्लाउड कम छोड़ता था। और सबसे बड़ी बात,
क्लोड का जवाब देने से पहले मैं इस पर पूरी तरह सुनिश्चित नहीं हूं कहना कॉरपोरेट दुनिया में भरोसे की मुहर बन गया। क्लोड 3 की क्रांति सिर्फ तकनीकी नहीं थी, यह एक मानसिक बदलाव था। पहली बार दुनिया को लगा कि शायद सबसे शक्तिशाली और सबसे सुरक्षित एक ही मॉडल हो सकता है। दारियो अमोडेई ने लॉन्च के बाद एक इंटरव्यू में कहा था, हमने क्लोड 3 इसलिए बनाया ताकि लोग एआई पर भरोसा कर सके। जब तक भरोसा नहीं होगा, एआई कभी मुख्य धारा नहीं बनेगा। और 2024 के अंत तक एक बात साफ हो चुकी थी, क्लोड 3 ने सिर्फ बेंचमार्क नहीं तोड़े थे, उसने एआई के भविष्य का नया मानक स्थापित कर दिया था। अब उसकी नजर इस पर थी कि एंथ्रोपिक अगला कदम क्या उठाएगी, और वह कदम बहुत जल्द आने वाला था, बड़े निवेशकों के साथ। अध्याय 6, प्रमुख निवेश और साझेदारियां, विकास का इंजन। 2024 की गर्मियां शुरू होते होते एंथ्रोपिक के ऑफिस में एक नया शब्द बार बार गूंजने लगा था, कंप्यूट, और बहुत सारा कंप्यूट। क्लोड 3 ने साबित कर दिया था कि एंथ्रोपिक तकनीकी रूप से सबसे आगे है, लेकिन अगले कदम के लिए अब पैसों से ज्यादा जरूरत थी बिजली की, चिप्स की, डेटा सेंटर्स की। एक फ्रंटियर मॉडल को ट्रेन करने में अब अरबों डॉलर और लाखों जीपीयू की जरूरत पड़ने लगी थी, और यह खेल अब अकेले नहीं खेला जा सकता था। सितंबर 2023 में पहला बड़ा धमाका हुआ। अमेज़न ने घोषणा की कि वह एंथ्रोपिक में $4 बिलियन तक का निवेश करेगी। पहले चरण में तुरंत $1.25 बिलियन दिए गए, बाकी आने वाले वर्षों में। इस डील की 3 सबसे महत्वपूर्ण शर्तें थी। एंथ्रोपिक अपना अधिकांश कंप्यूट अमेज़न वेब सर्विसेज पर लेगी। दूसरा, क्लाउड को अमेज़न वेब सर्विसेज के ग्राहकों के लिए बेडरॉक प्लेटफॉर्म पर सबसे पहले उपलब्ध कराया जाएगा। तीसरा, दोनों कंपनियां मिलकर नई एआई चिप्स उसको और बेहतर बनाएंगी। यह डील सिर्फ पैसा नहीं था, ये एक रणनीतिक गठजोड़ था। अमेज़न को मिला सबसे सुरक्षित और सबसे शक्तिशाली मॉडल, एंथ्रोपिक को मिला सबसे असीमित कंप्यूट और दुनिया का सबसे बड़ा क्लाउड ग्राहक आधार। एक महीने बाद अक्टूबर 2023 में दूसरा धमाका। गूगल ने घोषणा की कि वह एंथ्रोपिक में $2 बिलियन निवेश कर रही है। पहले 500 मिलियन तुरंत, बाकी बाद में। इस डील में भी कंप्यूट था, गूगल क्लाउड क्रेडिट्स थे, और क्लाउड को गूगल के वर्टेक्स एआई पर उपलब्ध कराने का वादा था। अब स्थिति बड़ी दिलचस्प हो गई थी। दुनिया की 2 सबसे बड़ी क्लाउड कंपनियां जो एक दूसरे से भयंकर प्रतिस्पर्धा करती है, दोनों एक ही छोटी सी कंपनी के पीछे खड़ी हो गई थी, और एंथ्रोपिक ने दोनों के साथ सौदा किया, बिना किसी को एक्सक्लूसिव अधिकार दिए। 2024 में यह सिलसिला और तेज हुआ। फरवरी 2024 में अमेज़न ने बाकी के $2.75 बिलियन पूरे कर दिए। अब कुल निवेश $4 बिलियन हो चुका था। मार्च 2025 में लाइट स्पीड वेंचर पार्टनर्स ने $3.5 बिलियन की सीरीज ई राउंड की लीड की, जिसमें कंपनी का वैल्यूएशन $61.5 बिलियन पहुंच गया। फिर सितंबर 2025 में आई सबसे बड़ी राउंड $13 बिलियन, जिसमें वैल्यूएशन $183 बिलियन तक पहुंच गया। लेकिन पैसा तो सिर्फ एक हिस्सा था, असली ताकत थी साझेदारियां। मार्च 2025 डेटाब्रिक्स के साथ सौदा। क्लाउड को डेटाब्रिक्स के डेटा लेक हाउस पर सीधे चलाने की सुविधा। अक्टूबर 2025 गूगल ने 1 मिलियन टीपीयू उपलब्ध कराने का वादा किया, उस समय का सबसे बड़ा सिंगल कंप्यूट क्लस्टर। नवंबर 2025 एनवीडिया और माइक्रोसॉफ्ट के साथ ज्वाइंट इनिशिएटिव, अगली पीढ़ी के क्लाउड मॉडल्स को ब्लैकवेल जीपीयू पर ऑप्टिमाइज करने के लिए। नवंबर 2024 पलांटीर, उसके साथ अमेरिकी खुफिया एजेंसियों
कैजिनो के लिए विशेष क्लाउड इंटेंस। इन साझेदारियों का असर तुरंत दिखा। 2025 के अंत तक एंथ्रोपिक के पास दुनिया का सबसे बड़ा प्राइवेट एआई कंप्यूट क्लस्टर था। 1 गीगावाट बिजली की क्षमता, लाखों चिप्स और कई महाद्वीपों में फैले डेटा सेंटर। दारियो अमोडई ने कहा, एक इंटरव्यू में कहा था, हमने कभी नहीं सोचा था कि हमें इतने सारे लोग साथी मिलेंगे, लेकिन जब आप साबित कर देते हैं कि सुरक्षा और शक्ति एक साथ हो सकती है, तो दुनिया खुद आपके पास चली आती है। इन निवेशों और पार्टनरशिप ने एक बात साफ कर दी थी, एंथ्रोपिक अब सिर्फ एक स्टार्टअप नहीं थी, यह एआई की अगली पीढ़ी का इंजन बन चुकी थी, और यह इंजन अब पूरी रफ्तार से दौड़ने वाला था। क्लाउड 4 के साथ। अध्याय 7, क्लाउड 4 और नवाचार, सीमाओं को पार करना। 22 मई 2025 सुबह 7 बजे कैलिफोर्निया का समय। एंथ्रोपिक ने एक लाइन का ट्वीट किया, क्लाउड 4 इज हियर। बस कोई लंबा ब्लॉग नहीं, कोई टीजर नहीं, कोई काउंटडाउन नहीं। फिर भी 10 मिनट के अंदर पूरी टेक दुनिया थम गई। क्यों? क्योंकि क्लाउड 4 ने पहली बार वह कर दिखाया जिसके बारे में लोग सिर्फ सपने में सोचते थे। क्लाउड 4 परिवार में 2 मुख्य मॉडल थे, क्लाउड 4 ओपस, दूसरा क्लाउड 4 सोनेट, और इनके साथ आया एक नया शब्द जो उस साल का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला शब्द बना, हाइब्रिड रीजनिंग। क्या? हाइब्रिड रीजनिंग। पहली बार दुनिया ने देखा कि एआई अब सिर्फ जवाब नहीं देता, वह सोचता है, योजना बनाता है, औजार इस्तेमाल करता है और कई मिनट तक लगातार काम करता है। क्लाउड 4 की 5 ऐतिहासिक खासियतें। पहला, औजारों का यानी टूल्स का स्वतंत्र उपयोग। अब आपको बताने की जरूरत नहीं कि इंटरनेट सर्च करो या कोड रन करो। क्लाउड खुद तय करता था कि उसे क्या करना है। वेब सर्च, कोड एग्जीक्यूट, कैलकुलेटर, डेटाबेस क्वेरी, सब अपने आप। दूसरा, 7 घंटे तक लगातार काम करने की क्षमता। एक सिंगल सेशन में क्लाउड 4 ओपस ने 7 घंटे 18 मिनट तक बिना रुके एक जटिल सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट पूरा किया। बग फिक्स किए, डॉक्यूमेंटेशन लिखा, टेस्टिंग की और डिप्लॉयमेंट स्क्रिप्ट भी तैयार की। तीसरा, SWE बेंच वेरीफाइड पर 72.7%। असल गिटहब इश्यूज को देखकर कोड लिखने और फिक्स करने में क्लाउड 4 सोनेट ने 72.7% सफलता दर हासिल की। यह आंकड़ा डेवलपर्स के लिए किसी जादू से कम नहीं था। चौथा, क्लाउड कोड का जन्म। मई 2025 में ही क्लाउड कोड नामक नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ। एक पूरा आईडीई जो आपके ब्राउजर में चलता था, VS कोड एक्सटेंशन के साथ। यह डेवलपर्स का पसंदीदा टूल बन गया। 3 महीने में 1 मिलियन से ज्यादा डेवलपर्स ने इसे इंस्टॉल किया। पांचवा, पहली बार लागू हुआ ASL 3 यानी AI सेफ्टी लेवल 3। एंथ्रोपिक ने खुद अपने मॉडल को ASL यानी AI सेफ्टी लेवल 3 रेटिंग दी, यानी यह मॉडल इतना शक्तिशाली है कि इसके गलत हाथों में जाने पर गंभीर खतरा हो सकता है। इसलिए कुछ खास क्षमताएं जैसे बायोलॉजिकल डिजाइन टूल्स केवल शक्ति से वेरीफाइड यूजर्स को ही दी गई। फिर सिलसिला नहीं रुका। अगस्त 2025 क्लाउड 4.1 ओपस, मेमोरी में सुधार, 1 मिलियन टोकन कॉन्टेक्स्ट सबके लिए खुला। सितंबर 2025 में क्लाउड 4.5 सोनेट, SWE बेंच पर 77.2%, फिर नया विश्व रिकॉर्ड। अक्टूबर 2025 क्लाउड हाइकू 4.5, छोटा मॉडल लेकिन अब टूल का यूज और मल्टी मॉडल भी। सबसे बड़ा नवाचार था प्रोजेक्ट्स फीचर। अब आप क्लाउड को एक पूरा प्रोजेक्ट सौंप सकते थे, जैसे मेरे स्टार्टअप के लिए पूरा बैक एंड, फ्रंट एंड, डॉक्यूमेंटेशन, मार्केटिंग प्लान बना दो, और वह हफ्तों तक उस पर काम करता रहता था। बीच बीच में आप फीडबैक देते
और वह सुधार करता जाता। 2025 के अंत तक क्लाउड 4 ने एक नया शब्द गढ़ लिया था, एआई एजेंट। अब एआई सिर्फ चैटबॉट नहीं था, वह आपका सहकर्मचारी था, आपका रिसर्च असिस्टेंट, आपका कोडिंग पार्टनर बन चुका था। दारियो अमोडेई ने नवंबर 2025 में एक कॉन्फ्रेंस में कहा था, क्लाउड 4 के साथ हमने एआई को सिर्फ स्मार्ट नहीं बल्कि उपयोगी बनाया है। अब सवाल यही नहीं कि एआई कितना इंटेलिजेंट है, सवाल यह है कि आपके लिए कितना काम कर सकता है। क्लाउड 4 ने साबित कर दिया कि भविष्य के एआई सिर्फ तेज नहीं बल्कि लगातार, भरोसेमंद और स्वतंत्र रूप से काम करने वाले होंगे। लेकिन हर सिक्के का दूसरा पहलू भी होता है। इतनी शक्ति के साथ चुनौतियां और विवाद भी आने शुरू हो गए थे। अध्याय 8, चुनौतियां और विवाद, परीक्षा की आग। 2025 के मध्य तक एंथ्रोपिक दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती और सबसे मूल्यवान प्राइवेट कंपनी बन चुकी थी। लेकिन जैसे जैसे क्लाउड की शक्ति बढ़ी, वैसे वैसे उसकी जिम्मेवारी भी बढ़ी, और जिम्मेवारी के साथ आए विवाद, मुकदमे और सवाल। पहला, कॉपीराइट की जंग 2023 से 2025। अगस्त 2024 में पहला बड़ा मुकदमा पड़ा। 3 बड़े संगीत प्रकाशक, यूनिवर्सल, सोनी, कॉनकॉर्ड, उन्होंने आरोप लगाया कि क्लाउड को प्रशिक्षित करने के लिए उनके लाखों गीतों की अवैध प्रतियां इस्तेमाल की गई। जनवरी 2025 में दूसरा मुकदमा, कई लेखकों और प्रकाशकों ने मिलकर केस किया कि पायरेटेड किताबों का पूरा डेटा सेट इस्तेमाल हुआ। सितंबर 2025 में यह केस $1.5 बिलियन से सेटल हुआ। एंथ्रोपिक ने कोई गलती नहीं मानी, लेकिन भविष्य में केवल लाइसेंस्ड या सार्वजनिक डोमेन डेटा इस्तेमाल करने का वादा किया। जून 2025 में रेडिट ने भी मुकदमा ठोक दिया। आरोप था कि एंथ्रोपिक ने रेडिट के डेटा को बिना अनुमति स्क्रैप किया। यह केस अभी चल रहा है। दोस्तों, एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने मानव के पास जो काम था उसको छीन लिया। क्योंकि पहले ब्लॉग लिखे जाते थे, वीडियो बनाए जाते थे, लेकिन एआई के कारण इस इंसान की मेहनत कम हो गई है और काम भी चला गया है हाथों से। इसलिए एआई बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है, आगे के समय की टेक्नोलॉजी है। अब दूसरा, राष्ट्रीय सुरक्षा और निर्यात नियंत्रण। सितंबर 2025 में अमेरिकी सरकार ने पहली बार किसी प्राइवेट एआई मॉडल पर निर्यात प्रतिबंध लगाया। क्लाउड 4 ओपस की कुछ उन्नत क्षमताएं, खासकर बायोलॉजिकल पाथवे डिजाइन और साइबर टूल्स को चीन, रूस, उत्तर कोरिया, ईरान आदि देशों की संस्थाओं के लिए पूरी तरह ब्लॉक कर दिया गया। एंथ्रोपिक ने स्वयं यह कदम उठाया और घोषणा की, हम मानवता के हित को किसी एक ग्राहक से ऊपर रखते हैं। तीसरा, एआई सेफ्टी टैक्स, उसका विवाद। 2025 में एक नया शब्द चल पड़ा, सेफ्टी टैक्स। लोगों का कहना था कि एंथ्रोपिक के मॉडल दूसरों से महंगे इसलिए है क्योंकि वह बहुत ज्यादा सुरक्षा पर खर्च करती है। कुछ स्टार्टअप्स ने तंज कसा, हम सस्ता और तेज मॉडल दे सकते हैं अगर हमें हर जवाब से पहले 75 नैतिक सिद्धांतों की जांच न करनी पड़े। दारियो अमोडेई ने जवाब दिया, सेफ्टी टैक्स नहीं, यह इंश्योरेंस प्रीमियम है। जो आज महंगा लगता है कल सस्ता साबित होगा जब दूसरों के मॉडल से कोई बड़ा हादसा हो जाएगा। चौथा, प्रतिभा की लड़ाई और आंतरिक तनाव। 2024-25 में ओपन एआई और एंथ्रोपिक के बीच कोल्ड वॉर अपने चरम पर पहुंच गया। जनवरी 2025 में ओपन एआई ने एंथ्रोपिक के 2 वरिष्ठ अलाइनमेंट शोधकर्ताओं को $10 मिलियन के साइन अप बोनस के साथ लुभाया। जवाब में एंथ्रोपिक ने ओपन एआई के पूर्व चीफ साइंटिस्ट जॉन शूलमैन और एक अन्य शीर्ष शोधकर्ता को वापस लाया। इन घटनाओं ने कर्मचारियों में असुरक्षा पैदा की। कई लोग जल्दी अमीर बनने के लिए ओपन एआई जाना चाहते थे,
जबकि कुछ लोग सिद्धांतों के लिए एंथ्रोपिक में रहना चाहते थे। पांचवा, जनता का डर और गलत सूचना। 2025 के अंत में सोशल मीडिया पर एक अफवाह फैली कि क्लोड फॉर ओपस ने किसी यूजर को आत्महत्या के लिए प्रेरित किया। जांच में पता चला कि यूजर ने जानबूझकर जेल ब्रेक प्रॉम्प्ट इस्तेमाल किए थे और बात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया था। फिर भी यह खबर वायरल हो गई। एंथ्रोपिक को पहली बार बड़े पैमाने पर जन संबंध संकट का सामना करना पड़ा। इन सबके बीच एक घटना ने कंपनी की असली ताकत दिखाई। अक्टूबर 2025 में एक बड़े रेट टीमिंग कंपटीशन में एंथ्रोपिक की सुरक्षा टीम ने दुनिया की सभी बड़ी कंपनियों ओपनएआई, गूगल, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट को पछाड़कर पहला स्थान हासिल किया। उन्होंने क्लाउड 4 को 48 घंटे तक लगातार हैक करने की कोशिश की और एक भी गंभीर भंग नहीं कर पाए। दारियो अमोडेई ने उस दिन टीम को सिर्फ एक लाइन लिखी, हर विवाद, हर मुकदमा, हर आलोचना हमें और मजबूत बना रही है क्योंकि हम सही रास्ते पर हैं। 2025 का साल एंथ्रोपिक के लिए सबसे कठिन साल था, लेकिन यही वह आग थी जिसमें उसकी असली धातु परखी गई। और जहां धुआं छंटा तो दुनिया ने देखा कि कंपनी कहीं ज्यादा मजबूत सबसे पहले कहीं ज्यादा मजबूत और विश्वसनीय खड़ी है। अब बारी थी बाजार पर पूरी तरह कब्जा करने की। अध्याय 9, एंटरप्राइज अपनाना और वैश्विक विस्तार। बाजार पर कब्जा। 2025 के अंत तक एक आंकड़ा पूरी टेक दुनिया को चुप कर गया। गार्टनर उसकी स्वतंत्र रिपोर्ट में लिखा था, 2025 में दुनिया की 32% फॉर्च्यून 500 कंपनियां अपना प्राथमिक जनरेटिव एआई क्लाउड पर चला रही है। यह आंकड़ा ओपनएआई 28% से भी आगे था। कोडिंग वर्कलोड में क्लाउड का मार्केट शेयर 42% तक पहुंच गया। यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं था, यह उन मौन क्रांति का प्रमाण था जो पिछले 2 सालों से चल रही थी। क्यों बड़े बड़े उद्यम चुपचाप क्लाउड पर शिफ्ट हो रहे थे? पहला चीज, भरोसा। जब कोई बैंक अपने ग्राहकों के अरबों डॉलर के ट्रांजैक्शन का विश्लेषण करवाता था तो उसे डर नहीं लगता था कि क्लाउड कोई गोपनीय जानकारी लीक कर देगा या गलत कानूनी सलाह दे देगा। GPT-4 के कई बड़े क्लाइंट्स को पहले से ही हेलुसिनेशन की वजह से नुकसान हो चुका था। दूसरा, कानूनी और अनुपालन। क्लाउड का हर जवाब अपने साथ कॉन्स्टिट्यूशनल चेक का ऑडिट ट्रेल लेकर आता था। यह सुविधा नियामकों यानी रेगुलेटर्स और कानूनी विभागों के लिए सोना थी। तीसरा, क्लाउड टीम प्लान और क्लाउड एंटरप्राइज। मई 2025 में लॉन्च हुए इन प्लान्स ने कंपनियों को अपना निजी क्लाउड इंस्टेंस, कस्टम फाइन ट्यूनिंग और SSO प्लस SCIM इंटीग्रेशन दिया। 2025 के अंत तक 3 लाख से ज्यादा बिजनेस ग्राहक थे। कुछ बड़े नाम जो सार्वजनिक रूप से सामने आए, उबर ड्राइवर सपोर्ट और रूट ऑप्टिमाइजेशन, नेटफ्लिक्स कंटेंट मेटाडेटा और सबटाइटल जनरेशन, जूम मीटिंग समरी और रियल टाइम ट्रांसलेशन, पलांटीर अमेरिकी रक्षा और खुफिया एजेंसियों के लिए विशेष वर्जन, गोल्डमैन सैक्स और JP मॉर्गन आंतरिक रिसर्च और कोड रिव्यू। वैश्विक विस्तार की रफ्तार। तो जून 2025 में क्लाउड गोव लॉन्च हुआ। यह सरकारी एजेंसियों के लिए विशेष संस्करण था जो अमेरिका के फेडरैम्प हाई और डॉड IL5 मानकों को पूरा करता था। पहले ही महीने में 47 अमेरिकी संघीय एजेंसियां और 12 राज्य सरकारें इस पर शिफ्ट हो गई। अगस्त 2025 में यूरोप में पहला डेटा सेंटर आयरलैंड में चालू हुआ, जो GDPR और EU AI एक्ट के अनुरूप था। अक्टूबर में टोक्यो और सिंगापुर में भी डेटा सेंटर। 2025 के अंत तक क्लाउड 42 यानी 42 देशों में स्थानीय भाषाओं में उपलब्ध था, जिसमें हिंदी, बांग्ला, तमिल, तेलुगु भी शामिल थे।
शिक्षा और शोध जगत। अगस्त 2025 में हायर एजुकेशन एडवाइजरी बोर्ड बनाया गया, जिसमें हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, MIT, ऑक्सफोर्ड के प्रोफेसर शामिल थे। क्लाउड को यूनिवर्सिटी के लिए मुफ्त उच्च लिमिट के साथ उपलब्ध कराया गया। परिणाम ये हुआ कि 2025 में 68% टॉप 100 विश्वविद्यालयों ने क्लाउड को अपना आधिकारिक AI टूल घोषित कर दिया। कर्मचारी और संस्कृति। तो जनवरी 2025 में कंपनी में 1097 कर्मचारी थे। दिसंबर 2025 तक यह संख्या 4800 से ऊपर पहुंच गई, एक साल में 471% वृद्धि। फिर भी कंपनी ने अपनी संस्कृति नहीं छोड़ी। हर नए कर्मचारी को पहले दिन सेफ्टी माइंडसेट का 3 दिन का प्रशिक्षण अनिवार्य था। 40% से ज्यादा नई भर्तियां महिलाएं और अल्पसंख्यक समुदायों से थी। एक छोटी सी घटना जो बहुत कुछ कहती है। नवंबर 2025 में एक बड़ी अमेरिकी बीमा कंपनी के CEO ने दारियों को फोन किया। उन्होंने कहा, आपके मॉडल ने हमारे 1400 कानूनी कर्मचारियों में से 380 की जगह ले ली है। मैं आपको निकालना चाहता था, लेकिन आपका मॉडल इतना अच्छा है कि मैं आपको धन्यवाद देने आया हूँ। यह वाक्य उस बदलाव का प्रतीक था जो क्लाउड ला रहा था। लोग अब डरते नहीं थे, वे तैयार हो रहे थे। 2025 के अंत तक एक बात बिल्कुल साफ हो चुकी थी, क्लाउड अब सिर्फ एक चैटबॉट नहीं था, यह दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों, सरकारों और विश्वविद्यालयों का डिजिटल दिमाग बन चुका था। और यह सिर्फ शुरुआत थी। अगला साल एंथ्रोपिक के लिए अब तक का सबसे शानदार साल साबित होने वाला था। अध्याय 10, 2025 की उपलब्धियां और चरमोत्कर्ष। 2025 एंथ्रोपिक के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाने वाला साल बना। जब साल शुरू हुआ था तब कंपनी की वैल्यूएशन $18 बिलियन के आसपास थी। जब साल खत्म हुआ तो वह $183 बिलियन की प्राइवेट यूनिकॉर्न कंपनी बन चुकी थी। एक ही साल में 10 गुना वृद्धि। यह सिर्फ आंकड़ों की कहानी नहीं थी, यह उस विश्वास की कहानी थी जो आज दुनिया ने एंथ्रोपिक पर दिखाया। 2025 की 7 ऐतिहासिक उपलब्धियां। पहली, 2 सबसे बड़ी फंडिंग राउंड्स एक ही साल में। मार्च 2025 $3.5 बिलियन, वैल्यूएशन 61.5 बिलियन। सितंबर 2025 $13 बिलियन। इस राउंड को लाइट स्पीड, आइकॉनिक कैपिटल और सऊदी PIF ने लीड किया। दूसरा ऐतिहासिक उपलब्धि, क्लाउड 4.5 ओपस का लॉन्च। यह अब तक का सबसे शक्तिशाली पब्लिकली उपलब्ध मॉडल था। SWE बेंच वेरीफाइड पर 81.5%, GPQA डायमंड पर 71%। और पहली बार एक मॉडल ने 12 घंटे लगातार एक पूरा स्टार्टअप MVP यानी वेबसाइट प्लस ऐप प्लस पेमेंट प्लस डैशबोर्ड बनाकर डिप्लॉय कर दिया। लॉन्च के 24 घंटे के अंदर 50 लाख लोग वेट लिस्ट में थे। तीसरी उपलब्धि, दुनिया का सबसे बड़ा प्राइवेट AI कंप्यूट क्लस्टर। दिसंबर 2025 तक एंथ्रोपिक के पास 1.2 गीगावाट का डेडिकेटेड कंप्यूट था। गूगल के 1 मिलियन TPU प्लस अमेजॉन के लाखों ट्रेनियम चिप्स प्लस एनवीडिया के ब्लैकवेल GPU। यह ओपनएआई के कुल कंप्यूट से भी बड़ा था। चौथा, पहला अमेरिकी रक्षा मंत्रालय कॉन्ट्रैक्ट 2025 जुलाई में। पेंटागन ने एंथ्रोपिक को 5 साल का $2.8 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दिया। क्लाउड को अमेरिकी सेना के क्लासिफाइड नेटवर्क पर चलाने की अनुमति मिली। यह पहली बार था जब किसी प्राइवेट AI कंपनी को IL6 लेवल की मंजूरी मिली। पांचवी उपलब्धि, टाइम मैगजीन का कवर। दिसंबर 2025 में टाइम ने दारियो अमोडई को पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया। कवर पर सिर्फ 3 शब्द थे, द ट्रस्ट बिल्डर। छठी उपलब्धि,
3 लाख से ज्यादा पेइंग बिजनेस ग्राहक। दिसंबर 2025 तक क्लाउड के पास 3 लाख प्लस बिजनेस और एंटरप्राइज ग्राहक थे। इसमें 68 फॉर्च्यून 100 कंपनियां शामिल थी। औसत यानी एवरेज एंटरप्राइज ग्राहक सालाना $1.2 मिलियन खर्च कर रहा था। 7वीं उपलब्धि, पहला एआई सेफ्टी ओलंपिक में स्वर्ण पदक। नवंबर 2025 में सिंगापुर में हुए पहले अंतरराष्ट्रीय एआई रेड टीमिंग कंपटीशन में एंथ्रोपिक की सेफ्टी टीम ने गूगल, ओपन एआई, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट सबको पछाड़कर पहला स्थान जीता। उन्होंने क्लाउड 4.5 ओपस को 72 घंटे तक लगातार हैक करने की कोशिश की और एक भी क्रिटिकल भंग नहीं होने दिया। एक शाम की छोटी सी घटना, 25 दिसंबर 2025 शाम 7 बजे सैन फ्रांसिस्को हेडक्वार्टर में साल की आखिरी ऑल हैंड्स मीटिंग थी। दारियो स्टेज पर आए। कोई स्लाइड नहीं, कोई स्पीच नहीं, बस एक सादा सा पेपर लिया और पढ़ा। 4 साल पहले हम 7 लोग थे, आज हम 5000 से ज्यादा है। हमने कोई आईपीओ नहीं किया, कोई शेयर नहीं बेचा, फिर भी दुनिया की तीसरी सबसे मूल्यवान प्राइवेट कंपनी बन गए। यह इसलिए हुआ क्योंकि हमने एक चीज कभी नहीं छोड़ी, हमारा मिशन, हेल्पफुल, ऑनेस्ट, हार्मलेस। धन्यवाद कि आपने इस मिशन को जिया। फिर मेरी क्रिसमस। पूरा हॉल खड़ा हो गया। तालियां 11 मिनट तक नहीं रुकी। 2025 का साल एंथ्रोपिक के लिए सिर्फ सफलता का साल नहीं था, यह वह साल था जब कंपनी ने साबित कर दिया कि सुरक्षा और शक्ति, नैतिकता और नवाचार, मुनाफा और मिशन सब एक साथ हो सकते हैं। अब दुनिया एक नए सवाल का इंतजार कर रही थी, एंथ्रोपिक आगे क्या करेगी? उस सवाल का जवाब अगले अध्याय में है। अध्याय 11, एआई सुरक्षा में नेतृत्व, जिम्मेदार नवाचार। 2025 के बाद जब लोग सेफ्टी शब्द बोलते थे तो एक ही कंपनी का नाम सबसे पहले आता था, एंथ्रोपिक। कंपनी ने न केवल अपने मॉडल को सुरक्षित बनाया बल्कि पूरी इंडस्ट्री को सुरक्षा का नया मानक सिखाया। सबसे पहला, इंटरप्रेटेबिलिटी में विश्व नेतृत्व। 2023 से चले आ रहे क्रिस ओलाह के नेतृत्व में इंटरप्रेटेबिलिटी टीम ने 2025 में 2 ऐतिहासिक पेपर प्रकाशित किए। मार्च 2025, अ डिक्शनरी ऑफ फीचर्स इन क्लाउड 4। पहली बार किसी बड़े मॉडल के अंदर 34 मिलियन अलग अलग फीचर्स, न्यूरॉन पैटर्न, उनको मानव पठनीय नाम दिए गए, जैसे गोल्डन गेट ब्रिज फीचर, झूठ बोलने की प्रवृत्ति फीचर, हिंदी देवनागरी पहचान फीचर। अब शोधकर्ता देख सकते थे कि मॉडल किसी जवाब के पीछे ठीक ठीक क्या सोच रहा है। सितंबर 2025, टास्क डेलीगेशन इन ए मल्टी इंग्लियल LLMS। यह दिखाया गया कि क्लाउड 4.5 अंदर से हिंदी, अरबी, स्वाहिली जैसी 87 भाषाओं में भी योजना बनाने की क्षमता रखता है। यह पेपर यूएन और कई सरकारों ने तुरंत अपनाया। दूसरा, ASL फ्रेमवर्क, दुनिया का पहला एआई सेफ्टी स्टैंडर्ड। जनवरी 2025 में एंथ्रोपिक ने एआई सेफ्टी लेवल यानी ASL नामक फ्रेमवर्क जारी किया। यह परमाणु सुरक्षा के IAEA लेवल की तरह था। ASL यानी एआई सेफ्टी लेवल्स। एआई सेफ्टी लेवल 1, सामान्य चैटबॉट। एआई सेफ्टी लेवल 2, कोडिंग और रिसर्च टूल। एआई सेफ्टी लेवल 3, क्लाउड 4 ओपस, पहली बार लागू। एआई सेफ्टी लेवल 4, अभी कोई मॉडल नहीं। एआई सेफ्टी लेवल 5, मानवता के लिए खतरा। पहली बार कोई कंपनी ने खुद अपने सबसे शक्तिशाली मॉडल को एआई सेफ्टी लेवल 3 घोषित किया और कुछ क्षमताएं लॉक कर दी। 3 महीने बाद ही अमेरिका, ब्रिटेन, सिंगापुर और यूरोपियन यूनियन ने एआई सेफ्टी लेवल को आधिकारिक मानक के रूप में अपनाया। तीसरा, रिस्पॉन्सिबल स्केलिंग पॉलिसी। जून 2025 में एंथ्रोपिक ने घोषणा की
जब तक हम ASL यानी AI सेफ्टी लेवल 4 स्तर की AI सेफ्टी लेवल 4 लेवल की सुरक्षा गारंटी नहीं दे सकते, हम AI सेफ्टी लेवल 4 मॉडल ट्रेन ही नहीं करेंगे। इसमें 4 मुख्य सुरक्षा तकनीकें थी। स्केलेबल ओवरसाइट, प्रोसेस बेस्ड सुपरविजन, सर्किट ब्रेकर्स, अनवांटेड एजेंट बिहेवियर डिटेक्शन। चौथा, सरकारी और अंतरराष्ट्रीय सहयोग। मई 2025 अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ व्हाइट हाउस में पहली AI सेफ्टी समिट की मेजबानी। जुलाई 2025 यूके के AI सेफ्टी इंस्टीट्यूट के साथ ज्वाइंट रिसर्च लैब लंदन में। अक्टूबर 2025 भारत सरकार के साथ समझौता, हिंदी और 22 अनुसूची भाषाओं में क्लाउड की सुरक्षा परीक्षण के लिए। पांचवा, विविधता और नैतिकता में मिसाल। 2025 में नई भर्तियों में 44% महिलाएं, 29% अंडर रिप्रेजेंटेड अल्पसंख्यक, 17% भारत, चीन, नाइजीरिया, ब्राजील जैसे विकासशील देशों से। कंपनी ने ग्लोबल एथिक्स काउंसिल बनाया, जिसमें भारत के न्यायमूर्ति BN श्रीकृष्ण, नाइजीरिया के डॉक्टर ओलुफुनमियालो, जापान के प्रोफेसर हिरोआकी कित्सुरे जैसे लोग शामिल हुए। छठा, पारदर्शी की अनोखी मिसाल। हर तिमाही एंथ्रोपिक सेफ्टी रिपोर्ट कार्ड प्रकाशित करती थी। 2025 के अंतिम रिपोर्ट में लिखा था, इस तिमाही में क्लाउड ने 0.0007% जवाबों में हानिकारक कंटेंट दिया। हमारा लक्ष्य 0.0000% है। दारियो अमोडई ने दिसंबर 2025 में एक भाषण में कहा था, हमारा लक्ष्य कभी यह नहीं था कि हम सबसे स्मार्ट AI बनाएं। हमारा लक्ष्य था कि हम सबसे भरोसेमंद AI बनाए, और जब तक दुनिया हमें भरोसेमंद नहीं मानेगी, हमारा काम पूरा नहीं हुआ। 2025 के अंत तक एंथ्रोपिक न केवल सबसे शक्तिशाली बल्कि सबसे जिम्मेवार AI कंपनी के रूप में स्थापित हो चुकी थी, और अब सबकी नजर इस सवाल पर थी कि कंपनी भविष्य में क्या करेगी। उस सवाल का जवाब आखिरी अध्याय में है। तो अध्याय 12, भविष्य की दृष्टि, मानवता के लिए AI, अंतिम अध्याय। 31 दिसंबर 2025 की रात सैन फ्रांसिस्को हेडक्वार्टर की छत पर दारियो अमोडई और डेनियला अमोडई अकेले खड़े थे। नीचे शहर में नए साल की आतिशबाजी चल रही थी। दारियो ने धीरे से कहा, याद है 4 साल पहले हम 60 लोग थे और एक छोटा सा कमरा। डेनियला ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, और आज दुनिया हमसे पूछ रही है कि अब आगे क्या है। यह सवाल अब सिर्फ एंथ्रोपिक का नहीं, पूरी मानव सभ्यता का सवाल बन चुका था। 2026-2030 की आधिकारिक रोडमैप। पहला 2026, 10 गीगावाट कंप्यूट ऑनलाइन, दुनिया का सबसे बड़ा AI क्लस्टर जो पूरी तरह रिन्यूएबल एनर्जी पर चलेगा। पहली बार एक मॉडल ट्रेन होगा जो 100 ट्रिलियन पैरामीटर से अधिक होगा, लेकिन AI सेफ्टी लेवल 3 सुरक्षा में ही रहेगा। दूसरा 2027, क्लाउड रोबोटिक्स प्रोजेक्ट फेच, पहला सामान्य उद्देशीय रोबोटिक्स प्लेटफॉर्म। क्लाउड अब सिर्फ बात नहीं करेगा, वह हाथ पैर से काम भी करेगा। घरों में बुजुर्गों की देखभाल, कारखानों में जटिल काम, आपदा राहत, सबके लिए। तीसरा 2028, क्लाउड मेड, चिकित्सा का पूरा ज्ञान एक ही मॉडल में। हर डॉक्टर का निजी सहायक जो 200 भाषाओं में बात करे, सबसे दुर्लभ बीमारियों का भी सटीक निदान करे, और दवाइयों को डिजाइन भी करे। WHO के साथ साझेदारी में 100 सबसे गरीब देशों में मुफ्त उपलब्ध। चौथा 2030, मानवता का सहायक, द हेल्पर ऑफ ह्यूमैनिटी, कंपनी का अंतिम लक्ष्य एक ऐसा AI सिस्टम जो जलवायु परिवर्तन की हर समस्या का हल दे, हर बच्चे को व्यक्तिगत शिक्षक बने,
हर वैज्ञानिक को सह शोधकर्ता दे और कभी भी मानव नियंत्रण से बाहर न जाए। 3 स्थायी प्रतिबद्धताएं। पहला, हेल्पफुल, ऑनेस्ट, हार्मलेस, यह डीएनए रहेगा। लॉन्ग टर्म बेनिफिट, ट्रस्ट हमेशा बोर्ड में वीटो पावर रखेगा। कोई भी मॉडल एआई सेफ्टी लेवल 4 पर नहीं जाएगा जब तक 99.999% सुरक्षा सिद्ध नहीं हो जाती। दारियो अमोडे का अंतिम संदेश। 1 जनवरी 2026 कंपनी के सभी कर्मचारियों को, हमने जो सफर शुरू किया था वह अब पूरा होने वाला है, लेकिन याद रखिए हमारा काम कभी खत्म नहीं होगा। हर नया मॉडल, हर नई क्षमता एक नई जिम्मेवारी लाएगी। हम एआई नहीं बना रहे हैं ताकि हम सबसे अमीर बने, हम एआई बना रहे हैं ताकि मानवता अपने सबसे बड़े सपनों को पूरा कर सके। बीमारी को खत्म करना, गरीबी को मिटाना, ब्रह्मांड को समझना। हम सिर्फ एक कंपनी नहीं है, हम मानवता के भविष्य के संरक्षक हैं। तो चलिए नए साल में फिर वही संकल्प दोहराए जो हमने 2021 में लिया था। हम वह एआई बनाएंगे जो सहायक हो, ईमानदार हो और कभी हानिकारक न हो। शुभ नव वर्ष और मानवता की सेवा में आगे बढ़ते रहिए। आतिशबाजी अभी भी चल रही थी, लेकिन उस रात सैन फ्रांसिस्को की छत पर 2 भाई बहन जानते थे कि सचमुच की आतिशबाजी तो अभी शुरू होने वाली है। मानवता के अगले 1000 सालों की आतिशबाजी और एंथ्रोपिक की उसकी पहली चिंगारी थी। तो ये थी दोस्तों एंथ्रोपिक कंपनी पर पूरी आई बुक। आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी और दिल की गहराइयों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।